हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एस्टेट का जो कॉमन पोर्शन है जिसके 90 मार्क्स की जो तैयारी है उसमें जो 60 मार्क्स का है जिसके अंदर क्या क्या आने वाला है एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साथ में हिंदी एंड इंग्लिश। तो 60 मार्क्स की हम लोग कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री। ठीक है, तो उसके लिए आज मैंने एक छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो को अपलोड करने में आज थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कल से कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो का जो टाइम है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइम तक वीडियो डलनी चाहिए, तो उसी टाइम तक कोशिश करेंगे, उसी टाइम तक वीडियो डाल पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज में, एक नई शुरुआत के साथ और माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो फ्रेंड्स देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारी CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको शिक्षा मनोविज्ञान जो इसमें जो शब्द है उसकी डेफिनेशन भी हमें पता होना चाहिए। मनोविज्ञान की डेफिनेशन भी देखेंगे, मनोविज्ञान की अवधारणाएं भी देखेंगे, मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ है, किस चीज़ का अध्ययन उसको कहा जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो फ्रेंड्स ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। जो शिक्षा जो वर्ड है वो 6 धातु से बनता है और 6 धातु का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना सिखाने की प्रक्रिया। तो शिक्षा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है, परिमार्जित या प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, याद रखना है। पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो परिमार्जित या प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। यानी परिमार्जित उसका शुद्धिकरण करता है, उसको प्रकाशित करता है, उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने हिंदी में देखा शिक्षा का क्या अर्थ होता है, उसी तरह से जो एजुकेशन जो वर्ड है, इंग्लिश में एजुकेशन बोलेंगे तो जो एजुकेशन भी बोल देते हैं, एडुकेशन भी बोलते हैं। तो जो एडुकेशन है वो एडुकेटम से बना है, या फिर इसको बोल सकते हैं एडुकेयर से बना है, जिसका मीन्स होता है आगे बढ़ाना, विकसित करना, अंदर से बाहर निकालना। यानी फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं भाई, शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की प्रक्रिया, उसके अंदर शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया। जो व्यवहार है उसके अंदर विकास आए, उसका परिमार्जन हो, उसका शुद्धिकरण हो, उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो एडुकेशन शब्द है वो भी एडुकेयर से बना है, एडुकेटम से भी बोल सकते हैं, जिसका मीन्स भी क्या होता है, आगे बढ़ाना, विकसित करना, परिमार्जित करना। ठीक है, प्रकाशित करना, ये सब शिक्षा के अर्थ हैं। ओके, अब मैं आपको, ये तो सिर्फ बेसिक हो गया, अब मैं आपको शिक्षा की परिभाषाएं बताती हूँ, शिक्षा की डेफिनेशंस बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, शिक्षा की जो डेफिनेशन है उनके अंदर आप लोग देखिए कि जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने शिक्षा की क्या क्या डेफिनेशन दी है, उनको देखते हुए चलिएगा। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए। अरस्तु ने शिक्षा को क्या कहा है, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। कि फ्रेंड जो शिक्षा है उसका कार्य क्या है, भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो, ये किसका कार्य है, शिक्षा का कार्य है। ऐसा किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है कि एक स्वस्थ शरीर होगा और उसके अंदर जो मस्तिष्क होगा वो भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, प्लेटो के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन लाती है। जो प्लेटो है, प्लेटो क्या कहते हैं, एक शिक्षा है वो एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक, शरीर से संबंधित, मानसिक उसकी बुद्धि से संबंधित, बौद्धिक उसके विचारों से संबंधित जो परिवर्तन है वो लेकर के आती है शिक्षा। गांधी जी ने क्या कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं संपूर्ण विकास है, सर्वोत्तम विकास है। ऐसा किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा की डेफिनेशन इनमें से किसके अकॉर्डिंग क्या होगी। ओके, पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ने क्या बताया है कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं तथा स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास करती है। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो बालक की आंतरिक जो अभियोग्यताएं होती है, जो उसके अंदर किसी व्यक्ति है, कोई बालक है, उसके अंदर जो भी योग्यताएं होती हैं उनका स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से, समरस सभी को एक साथ मिलाकर उसका जो प्रगतिशील विकास है वो कौन करती है, शिक्षा करती है। फ्रोबेल क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। एक बच्चे के अंदर जो भी गट्स प्रेजेंट है, उसके अंदर जो भी आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको बाहर कौन लेकर के आती है, शिक्षा लेकर के आती है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रोबेल आया है तो आपको बता देती हूँ कि आगे आपसे किंडरगार्टन जो विधि है उसका जो जनक पूछा जाता है वो किसको कहा जाता है, फ्रोबेल को। फ्रोबेल का नाम किससे रिलेटेड है, किंडरगार्टन विधि से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। ओके,
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दो शिक्षाविद और हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। जो उन लोग कहते हैं कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा होती है, कि जिस प्रकार जो फसल है उसके लिए क्या होती है फ्रेंड्स, कृषि होती है। अगर हमें फसल चाहिए, अनाज चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो हमें क्या करनी पड़ती है, पहले कृषि करनी पड़ती है ना, एग्रीकल्चर करते हैं तभी हमें क्या मिलती है, फसल मिलती है। तो जो बालक है उसके विकास के लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, कि बच्चे के अंदर जो पहले से निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करती है, उसको उजागर करती है, वो क्या होती है, शिक्षा होती है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा की डेफिनेशन थी, हम लोगों ने देखी। अब हम लोग मनोविज्ञान के ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश करती हूँ, और उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कब से बताते हैं कि सबसे पहले एक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे सुकरात। ठीक है, सबसे पहले कौन व्यक्ति हुए थे, सुकरात, याद रखना है। उन्होंने क्या सोचा कि भाई मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा सबसे पहले विचार किसने दिया। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो सुकरात थे उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा विचार सबसे पहले किसने दिया, सुकरात ने दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा किसने बताया सबसे पहले, तो सुकरात ने बताया। ओके, सुकरात क्या थे, कि यूनानी दार्शनिक थे। कैसे दार्शनिक थे, कि यूनानी दार्शनिक थे। ओके, अब फ्रेंड्स, सुकरात थे, उनके शिष्य हुए हैं प्लेटो। सुकरात के शिष्य कौन हुए हैं, प्लेटो। और ये किस टाइम की बात है, 5वीं सदी ईसा पूर्व और 4थी सदी ईसा पूर्व के बीच की बात है ये। ठीक है, तो सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने बताया कि मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने बताया, मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता, तो किसने बताया ऐसा, प्लेटो ने बताया। यहाँ पर प्रकृति से मीन्स 5 तत्वों से है, जो आग वगैरह जो 5 तत्व होते हैं, प्रकृति का मीन्स उससे है। ओके, सबसे पहले विचार किसने दिया, आत्मा ही परमात्मा है। सबसे पहले जो विचार है, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, सबसे पहले विचार क्या आया, भाई जो आत्मा है वही क्या है, परमात्मा है। अब फ्रेंड्स, प्लेटो के बाद कौन हुए थे, अरस्तु हुए। सबसे पहले सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, और प्लेटो के बाद क्या आए, अरस्तु आए। अरस्तु ने क्या बताया, देखिए अरस्तु का जो टाइम है वो है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन शुरू किया। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किसने शुरू किया, अरस्तु ने शुरू किया। क्या याद रखेंगे आप लोग कि सबसे पहले आत्मा का जो अध्ययन है, भाई देखो सबसे पहले सुकरात आए थे। सुकरात ने क्या बताया था, भाई मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो आए, तो प्लेटो ने क्या बताया कि जो मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लेटो के बाद कौन आए हैं, अरस्तु आए हैं। तो अरस्तु ने किसकी शुरुआत की है, आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की है। सबसे पहले जो आत्मा का अध्ययन है उसकी शुरुआत किसने की, अरस्तु ने की। ठीक है, दर्शन शास्त्र के साथ की। ओके, तो जो आत्मा का अध्ययन है उसी को क्या माना जाता था, प्राचीन मनोविज्ञान। जो प्राचीन टाइम में जो मनोविज्ञान है वो किसको माना जाता था, आत्मा के अध्ययन को माना जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको कन्फ्यूजिंग वाले पॉइंट्स बताऊंगी जिनका आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ओके, और मनोविज्ञान के जनक पूछता है तब भी कौन है, अरस्तु हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि कोलसनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, प्लेटो है। ओके, कोलसनिक ने प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको माना है, प्लेटो को माना है। वैसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब अरस्तु हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि कोलसनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन होंगे, प्लेटो होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक सेकेंड, मनोविज्ञान का विकास। तो मनोविज्ञान का विकास देखिए, अरस्तु काल से शुरू हुआ मनोविज्ञान का विकास, 16वीं सदी तक चला। ठीक है, जो मनोविज्ञान का विकास है अरस्तु काल से 16वीं सदी तक चला।
लगभग 2000 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो अरस्तु काल से चला आ रहा था वही कब तक चलता रहा, 16वीं सदी तक चलता रहा और उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि अरस्तु के काल से क्या चलता आ रहा है, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन है, उसी को लोग मानते रहे, कोई भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 1590 में, ये चीज़ आप याद रखिए, 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने एक पुस्तक लिखी। 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। उस पुस्तक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुडोल्फ गोइकले ने पुस्तक कब लिखी, 1590 में। पुस्तक का नाम क्या था, बुक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। पहली बार आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो साइकोलॉजिया बुक में किया गया, जिसे रुडोल्फ गोइकले के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखना है, पहली बार मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजिया, जो साइकोलॉजी शब्द है जो आज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, उसके लिए जो साइकोलॉजी शब्द है वो प्रयोग कब किया गया, 1590 में रुडोल्फ गोइकले द्वारा लिखी गई पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर किया गया। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है। साइकोलॉजी का मीन्स होता है, साइकोलॉजी दो अक्षरों के, दो जो अक्षर नहीं फ्रेंड्स, शब्दों के मेल से बना है, साइकी प्लस लोगस। लोगस से तो आप लोग समझते हो किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं। साइकी मीन्स आत्मा, तो साइकोलॉजी का मीन्स क्या हुआ, साइकी प्लस लोगस, दो अक्षरों के मेल, दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब फ्रेंड्स आता है हमारे पास जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस लैंग्वेज का शब्द है। तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं पर लैटिन मिलेगा आपको, कहीं पे ग्रीक मिलेगा, कहीं पे यूनानी मिलेगा। जबकि अगर आपको इन तीनों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन पे अगर आपको टिक करना हो तो वो क्या होगा, ग्रीक। जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, अगर ग्रीक नहीं मिलता है तब आपको लैटिन यूनानी पर जाना है, लेकिन अगर ग्रीक मिलता है तो आपको ग्रीक पर ही टिक करना है। फ्रेंड्स, अब आप लोग क्वेश्चंस के लिए बोलोगे तो क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगी। लेकिन अब जो मैं आपको बोल करके बता रही हूँ ना क्वेश्चन के फॉर्मेट में, आप उनको क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है उसका जो किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, ग्रीक से हुई है। ओके, और हमारे पास और क्या आया था भाई, सबसे पहले सुकरात ने बताया था कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको लिखिए। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, लेकिन कोलसनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाएगा, प्लेटो को माना जाएगा। ओके, तो जो आत्मा का अध्ययन था जो 4वीं सदी ईसे पूर्व से चला आ रहा था, 16वीं सदी तक चला, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका किसी ने विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो इसके जो प्रस्तुत करता थे, जो आत्मा के अध्ययन का जो प्रस्तुत करता था वो कौन था, अरस्तु था। अरस्तु ने ही बताया था कि आत्मा के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रस्तुत किसने किया था, अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। इसके जो समर्थक थे, प्लेटो इसके समर्थक थे, हिप्पोक्रेटस इसके समर्थक थे, रुडोल्फ गोइकले, देकार्ते, ये सब क्या थे, इसके समर्थक थे। ओके, प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ गोइकले, देकार्ते किसके समर्थक थे, आत्मा के अध्ययन के। अब जो देकार्ते हुए हैं, देकार्ते यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स, 1596 और 1650 ईस्वी के बीच की बात है। उन्होंने क्या बताया कि जो भौतिक विज्ञान है और दर्शन शास्त्र को, भौतिक विज्ञान, रुडोल्फ पहले तो आत्मा के अध्ययन को समर्थन कर रही थी, लेकिन उन्होंने 1596 और 1650 ईस्वी के बीच में उन्होंने बताया कि भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, मनोविज्ञान बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, धीरे धीरे विरोध होने लगा था आत्मा के अध्ययन का। ठीक है, कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ है, इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। ये जो सभी प्रश्न लोगों के दिलों में आ रहे थे, जो देकार्ते हैं उन्होंने भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र को जोड़ करके मतलब बताने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे। अब धीरे धीरे लोगों को क्या होने लगा, भाई आत्मा के अध्ययन को क्या कह रहे हैं, मनोविज्ञान कह रहे हैं, तो आत्मा है क्या, कैसी है, कैसा स्वरूप है, कहाँ पे है, ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये लोगों के दिमाग में आने लगे। तो ये जो नियम था, ये जो आत्मा का अध्ययन था, इसको मनोविज्ञान कहा जा रहा था, ये सब क्या हो गया, इसका खंडन हो गया और इसका विरोध होने लगा। ठीक है, तो अब 17वीं सदी में क्या आया, 16वीं सदी तक ये चलता रहा। 17वीं सदी में फ्रेंड्स क्या आ गया, मन मस्तिष्क का विज्ञान, जो हर्ट है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, उसको क्या कहा गया, उसी को मनोविज्ञान कहा गया। भाई जो मनोविज्ञान है, क्योंकि आत्मा का तो फैल हो चुका, क्योंकि आत्मा के बारे में तो लोग कहने लगे कि आत्मा है क्या, किसने देखी है, कहाँ है आत्मा, तो ये सब क्वेश्चंस आने लगे लोगों के दिमाग में 17वीं सदी तक। तो फिर क्या हुआ, भाई जो मन का विज्ञान है उसी को क्या मान लेते हैं, मनोविज्ञान मान लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहले
जो इसका जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन थे, पोम्पोनोजी थे। फ्रेंड्स, आपको जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को PDF से डिटेल में भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं डिटेल में ही करवा रही हूँ और आपको पॉइंट टू पॉइंट करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा। तो इसकी जो प्रस्तुतकर्ता है वो कौन है, पोम्पोनोजी है। तो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है, मन का जो विज्ञान है, उसके प्रस्तुतकर्ता पोम्पोनोजी हैं। पोम्पोनोजी कहाँ के थे, इटली के थे, ओके। इसका जो समर्थन किया वो किसने किया, होक्स ने, लोक, कांट, स्पिनोजा, इन सब ने इसका क्या किया, समर्थन किया। मन विज्ञान, जो मन मस्तिष्क का जो अध्ययन था, जिसको मनोविज्ञान कहा गया था, उसका समर्थककर्ता कौन थे, होक्स, लोक, कांट और स्पिनोजा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रेंड, जो जॉन लॉक थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज ए टेबुला रोसा, कि जो बच्चे का जो माइंड है वो क्या होता है, टेबुला रोसा, यानी एक ब्लैंक स्टेट होता है, एक कोरी स्लेट होता है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है कि बच्चे के दिमाग को कोरी स्लेट है, ऐसा किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, ठीक है। बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट जैसा होता है, ये टर्म भी याद रखिएगा, टेबुला रोसा, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, ठीक है। ये मन मस्तिष्क का जो विज्ञान था, जिसको मनोविज्ञान कहा जा रहा था, उसके समर्थक करता थे। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, लोगों के दिमाग में आने लगा कोई मन है या मस्तिष्क है, क्योंकि मन किसको कहते हैं, दिल को कहते हैं। मन मस्तिष्क के विज्ञान को कहा जाने लगा था। मन मतलब दिल यानी हार्ट, और मस्तिष्क मतलब दिमाग यानी माइंड हमारा। तो लोगों ने मन के अध्ययन को मनोविज्ञान माना था। अब फिर सवाल खड़े होने लग गए, मन कितने होते हैं, आंतरिक मन, बाह्य मन, बोलते हैं ना भाई मैं अंदर के मन से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाहर के मन से कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। तो अब लोगों के दिमाग में आने लगे भाई आंतरिक मन है, बाह्य मन है, कौन सा मन है, ठीक है। तो अब इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। और 19वीं सदी के मध्यकाल तक आते आते यह अध्ययन भी मानना क्या हो गया, बंद हो गया। तो पहले आत्मा का अध्ययन आया, आत्मा के अध्ययन के बाद मन मस्तिष्क का अध्ययन आया, और अब धीरे धीरे उसका मानना भी क्या हो गया फ्रेंड्स, बंद हो गया 19वीं सदी के मध्यकाल तक आते आते। अब हमारे पास क्या आया कि अब मनोविज्ञान को क्या कहा गया, भाई जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, ठीक है। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा, किसने प्रस्तुत किया, इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वे कौन थे, विलियम जेम्स और विलियम वुंड। विलियम जेम्स और विलियम वुंड थे, वो क्या कहने लगे कि जो चेतना का विज्ञान है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ना तो आत्मा का अध्ययन है, ना ही मन मस्तिष्क का अध्ययन है, मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है, ठीक है। 19वीं सदी में ऐसा बताया गया, चेतना ही जीवन है और जीवन ही क्या है, चेतना है, ऐसा कहा जाने लगा। और इसका जो समर्थन किया वो किस किसने किया, विलियम टिचनर, जेम्स सली, चैडविक, विलियम वाइट्स, इन सब लोगों ने क्या किया, इसका समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप लोगों से ये पूछे कि जो मन मस्तिष्क था उसका जो अध्ययन चला आ रहा था उसका विरोध किसने किया, ठीक है, तो ये तो चेतना के समर्थक करता है। अगर मन मस्तिष्क के विरोध करता पूछे तो जो चेतना के जो समर्थक करता हैं इनको आप लोग क्या बता दोगे, मन मस्तिष्क के विरोध करता बता दोगे, ओके। जो एक के जो नेक्स्ट वाले के समर्थक करता होंगे वो फर्स्ट वाले के प्रीवियस का क्या होंगे, वो विरोध करता होंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब पूछा जा सकता है कि ये जो मनोविज्ञान की ये जो अवधारणाएं चली आ रही थी इनमें सबसे कम समय तक क्या प्रचलित रहा, तो जो चेतना का विज्ञान है वो सबसे कम समय तक प्रचलित रहा था, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विलियम वुंड। विलियम वुंड से आपसे क्या पूछा जा सकता है, विलियम वुंड किसके समर्थक करता थे, चेतना के विज्ञान के। तो मनोविज्ञान की जो पहली व्यवस्थित प्रयोगशाला आपसे लोग पूछी जा सकती है, विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की पहली व्यवस्थित प्रयोगशाला खोली। कहाँ पे खोली, जर्मनी लिप्जिंग में खोली। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की। कब की, 1879 में की, 1879 में की, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के पास एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो किसको कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है, ओके। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी जर्मनी लिप्जिंग में 1879 में, 1879 में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। विलियम जेम्स थे, मनोविज्ञान के लिए अलग पुस्तक लिखना किसने आरंभ किया, विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है।
अब यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन बन गया कि जो आधुनिक जो मनोविज्ञान का जनक है वो किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। याद रखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की पहली व्यवस्थित प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी लिप्जिंग में, तो इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, विलियम वुंड को। जबकि जो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम जेम्स को कहा जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या आता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है वो किन्होंने लिखी थी, तो विलियम जेम्स ने लिखी थी, ठीक है। चेतना का विज्ञान अभिप्राय समाप्ति के कारण, जो चेतना का विज्ञान जो अभिप्राय था आया था, इसकी समाप्ति जल्दी ही हो गई, सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1900 ईस्वी के आसपास विलियम मैकडूगल ने द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। फ्रेंड्स, ये टर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं, ऐसा किन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, तो किन्होंने लिखा था फ्रेंड्स ऐसा, जो द आउटलाइन साइकोलॉजी जो बुक थी जो किसने लिखी थी, मैकडूगल ने लिखी थी, उसमें ऐसा लिखा गया था। ओके, 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत आया, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है, इसकी अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब क्या आ गया, चेतना का विज्ञान था वो समाप्त हो गया, और अब आ गया व्यवहार का अध्ययन। अब क्या आ गया, व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि 20वीं सदी प्रारंभ हो चुकी थी और विज्ञान के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ चुकी थी। तो इसके जो प्रस्तुतकर्ता हैं व्यवहार के अध्ययन के, वो प्रस्तुतकर्ता कौन है, जेबी वाटसन। याद रखना है, जो व्यवहार का अध्ययन है उसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, जेबी वाटसन, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। तो इसलिए व्यवहारवाद के जो जनक है वो किसको कहा जाता है, जेबी वाटसन को कहा जाता है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इसके जो समर्थक करता हैं पावलोव, स्किनर, थोर्नडाइक, होल, कोलसनिक, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, ठीक है, जिनकी हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे, थोर्नडाइक थ्योरी, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, और पावलोव की जो पावलोव ने डॉग वाली जो थ्योरी दी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, मैकडूगल की भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जो मनोवैज्ञानिक हैं ये कौन से हैं, व्यवहार के हैं। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो व्यवहार का अध्ययन है वो किसने दिया था, उसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जेबी वाटसन। एस्टेट में ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर निकल जाता है, व्यवहारवाद के, चेतना के, मन मस्तिष्क के, आत्मा के, इनके जनक पूछ लेता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक कोट बता रही हूँ, ये किसका है ये आपको याद रखना है। तुम मुझे एक बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था, जेबी वाटसन ने कहा था। ऐसा किसने कहा था भाई, बच्चे के दिमाग को जो कोरी स्लेट बताया था वो किसने बताया था, जॉन लॉक ने बताया था, याद रखना। और तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ऐसा किन्होंने कहा था, जेबी वाटसन ने कहा था। किसने कहा था, जेबी वाटसन ने कहा था। आपसे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक, 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाएगा, जेबी वाटसन को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, जेबी वाटसन को कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान की अर्थयात्रा परिभाषा। तो अब तक फ्रेंड्स हमने जो मनोविज्ञान की जो देखा है कि भाई पहले वो आत्मा के अध्ययन था, फिर वो क्या बना, ठीक है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने दी है, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, भाई सबसे पहले आत्मा का अध्ययन उसको बताया गया था, अरस्तु ने बताया था, याद रखा है ना आप लोगों ने। तो सबसे पहले उसने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया जो पंपोनोजी ने दिया था, ठीक है, इटली के थे। फिर उसने चेतना का त्याग किया जो कि विलियम वुंड ने दिया था, जेम्स ने दिया था। और अब वो किसको अपनाए हुए है, व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे तो आपको ये जो कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको बताई है इससे आपको एक अच्छा सा आइडिया बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनोगे तो वो निकाल लोगे, ठीक है। पहले आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, और अब किसको अपना रखा है, व्यवहार को अपना रखा है। अभी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए थोड़ा सा और, मनोविज्ञान की क्या क्या अवधारणाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी हैं, उनको देखिए डेफिनेशन को। सबसे पहले तो पूछ लेगा कि मनोविज्ञान को वर्तमान समय में किसका अध्ययन कहा जाता है, आत्मा का, मन मस्तिष्क का, चेतना का, व्यवहार का। तो किसका कहा जाएगा, व्यवहार का। आधुनिक में क्या कहा जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। वाटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन किसने बताया है, वाटसन ने बताया है। वुडवर्थ ने क्या बताया है
कि सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन क्या है, गुणवर्त है। कहने का मीन्स वही है, बस सभी की बोलने का तरीका सभी का अलग अलग है। बोरिंग ने मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान बताया है, बोरिंग ने। मैकडूगल ने व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान को ही मनोविज्ञान बताया है। ओके, एक फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको बोलेंगे, थॉर्नडाइक को बोलेंगे। मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा किसने बताया है, मर्फी ने बताया है। किसने बताया है, मर्फी ने। मर्फी ने बताया है कि जो जीवित प्राणी हैं उनका व्यवहार में होने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो फादर हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके जो फादर हैं वो किसको माना जाएगा, थॉर्नडाइक को माना जाएगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग ना ऐसे ही ना डिटो नोट्स बना लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, वीडियो देख ली, वीडियो देखने से कुछ भी कवर नहीं हो पाता है, ना ही हम बुक से ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं, ना ही हम PDF से स्टडी कर पाते हैं। मैंने भी स्टडी की है, अभी भी कर रही हूँ, तो मुझे पता है कैसे स्टडी करते हैं। तो आप लोग ना अपने खुद के नोट्स बनाइए, और उन नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग इन्हीं को रिवाइज़ कर पाओगे। बस आप लोग नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा। कल से मैं आप लोगों को टाइमिंग भी बता करके चला करूँगी कि किस टाइम पे आप लोगों की क्लासेस अपलोड होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।